Hello everyone, welcome to this channel Home Science Let's Crack It। तो आज हम 41 से क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। 40 तो कल हमने सॉल्व करा दिया था आपको विद डिटेल डिस्कशन के साथ में। तो अब हम 41 से आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जितना पॉसिबल हो पाएगा हम उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्यता प्रदान करने का तंत्र है, यानी कि जो कंकाल है उसको, यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको क्या चीज है जो कि सुंदरता और सुडौलता प्रदान करती है। तो तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है, या फिर पेशी तंत्र है, या फिर परिसंचरण तंत्र है, या फिर पाचन तंत्र है। पेशी तंत्र को हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और ये है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो जल्दी से बताइए, बताना है आपको कि कंकाल तंत्र को हमारे यानी कि स्केलेटल सिस्टम को कौन सुडौलता और सौंदर्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को सुंदरता और सुडौलता प्रदान करता है। चलिए 42 पर आते हैं कि सलाइवा यानी कि लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है। माल्टेज है, अमाइलेज है, सुक्रेज है, या फिर लैक्टेज है। तो सलाइवा यानी कि लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है अमाइलेज। इसके अलावा इसमें टाइलिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो 43 क्वेश्चन है कि एवी एड्स, एवी का मतलब है ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स को शॉर्टकट में एवी एड्स बोलते हैं, को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। पहला है टेबल चार्ट के अंतर्गत, ये पार्ट नहीं ये चार्ट है, टेबल चार्ट, फ्लो चार्ट, अनुभव शंकु, या फिर ट्री चार्ट। अब ये जो अनुभव शंकु को कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है यहां पर, ठीक है, उसको अनुभव शंकु कहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एवी एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुभव शंकु यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो एडगर डेल हैं इन्होंने ही कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स को बताया है। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोमा संबंधित है डायबिटीज से, ग्लूकोज से, ऊर्जा से, या फिर आंख से। तो ग्लूकोमा, ये आपका जो राइट आंसर है वो है आंख, यानी कि ग्लूकोमा हमारी आंखों से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सही जो है मिलान पर नहीं है। तो पहला है कि फेफड़े निमोनिया, यानी कि निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, किरेटोमलेशिया से आंख प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, और मधुमेह से हृदय प्रभावित होता है। तो इसमें से पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो रॉन्ग है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए निमोनिया में आपका लंग्स तो अफेक्टेड होता है, ये सही है, ठीक है। और किरेटोमलेशिया में आपकी आंखें प्रभावित होती, ये भी सही है। और पीलिया यानी कि जॉन्डिस में आपका लिवर प्रभावित होता है, ये भी सही है। लेकिन मधुमेह में हृदय, ये गलत है, ठीक है। मधुमेह में आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि पैनक्रियाज से ही इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और इंसुलिन जो होता है वो आपके, या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, या फिर अगर सिक्रीशन उसका हो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है अपना, तब फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसमें मेनली आपका जो पैनक्रियाज है वो प्रभावित होगा। और हृदय की बात हो रही, तो हृदय किससे प्रभावित होता है, किस डिजीज में, तो हम कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है CVD, तो वो जितनी CVD की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, वो सभी आप उसमें आपका हृदय प्रभावित होता है। ओके, फिर आते हैं 46 क्वेश्चन पर कि रेटिना किस अंग का भाग है। नाक का है,
आंख का है, कान का है या फिर सिर का है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग आंसर कर लोगे। ये रेटिना कहां पर पाया जाता है? हमारी आंखों में पाया जाता है, इसका ही भाग है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि किस अंग के, यहां पर जो अंग दिए हुए हैं, पार्ट दिए हुए हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन दिए हुए हैं, कह सकते हैं ऑर्गन। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो किस अंग के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। नयन मीन्स आंख हो गया आपका, फेफड़े यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि हार्ट, और गुर्दा मीन्स किडनी। तो डायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक है, क्योंकि जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उस केस में और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ एक डायलिसिस ऑप्शन होता है, जिसमें कि डायलिसिस में भी दो टाइप के डायलिसिस होते हैं। एक तो आपका हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है, एक आपका हीमोडायलिसिस होता है और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल, यहां पर इसको सही कर देती हूं। तो दो टाइप की डायलिसिस होती हैं, एक तो आपकी हो गई हीमोडायलिसिस और दूसरी है आपकी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अब ये जो डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो हीमोडायलिसिस होती है, इसमें आर्टिफिशियल किडनी यानी कि कृत्रिम किडनी जो है उसको लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि रक्त से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रक्त से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड है वो साफ हो जाता है। अब चूंकि देखिए किडनी का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जिसे कि हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, तो उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन जब आपकी किडनी ही खराब हो जाएगी, जब वो अपना काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी जगह पर डायलिसिस का ऑप्शन होता है। तो इसमें जो पहला वाला है हीमोडायलिसिस, उसमें क्या करते हैं कि उसकी किडनी चूंकि खराब हो चुकी, तो उसकी जगह पर आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाती है, जिससे कि क्या करते हैं, रक्त से आपके जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से फिर क्या होती है, आपकी किडनी काम करने लगती है। अब क्या है, जो दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को कोई आर्टिफिशियल किडनी का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें रोगी के शरीर के में जो रक्त खराब हो गया है, जिसमें कि अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो गए हैं, उस रक्त को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें रक्त को साफ कर दिया जाता है और हीमोडायलिसिस में कृत्रिम किडनी का यूज किया जाता है रक्त को साफ करने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपकी किडनी के लिए होता है। ठीक है, इस वजह से डायलिसिस जो है आपका किडनी ऑप्शन होगा, यानी कि ये आंसर रहेगा। चलिए फिर 48 क्वेश्चन है कि एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है, यानी कि किस चीज से, विवाह से हो सकता है, या फिर शिक्षा से हो सकता है, या फिर नियंत्रण, या फिर जागरूकता से। तो किस चीज से आप जो एड्स है उससे बचाव किया जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस अगर आपके अंदर है, तब जो है आप एड्स से बचाव को सफल बना सकते हो। क्योंकि शिक्षा भी एक ऑप्शन है, शिक्षा से भी अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो आप कैसे करोगे। लेकिन क्या है कि जो लोग शिक्षित नहीं है, अगर उनको जागरूक कर दिया जाए तब भी वो एड्स से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जागरूकता जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेबीज को क्या कहते हैं, यानी कि रेबीज को एक और नाम है, वो क्या है? अतिभय, जल भय, या फिर वायु भय, या फिर समृद्धि भीति। तो रेबीज जो है, रेबीज में क्या होता है, चूंकि जिनको भी रेबीज का प्रॉब्लम होता है वो पानी से डरने लगते हैं, तो इस वजह से इसको जल भय कहते हैं। उनको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब जो हाइड्रो जो है वो आपका हाइड्रोजन से लिया गया है, और हाइड्रोजन यानी कि वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो वहां से हाइड्रो का मतलब हो गया पानी और फोबिया का मतलब हो गया डर। तो पानी से जो डरते हैं, जल से जिनको भय लगता है, उसी को जल भय बोलते हैं। ठीक है, तो रेबीज को जल भय भी कहते हैं।
अब 50 क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से संपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए, रिकेट्स के रोगी को नहीं देना चाहिए, पीलिया के रोगी को नहीं देना चाहिए, या फिर ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को नहीं देना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से संपूर्ण आहार किसे नहीं देना चाहिए, नहीं है तो वो जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से युक्त आहार यानी कि कैल्शियम की भी अधिक मात्रा नहीं देनी होती, ऑक्जेलेट और प्यूरिन तो नहीं देना होता है। ठीक है, तो पथरी के रोगी को। अब रिकेट्स तो आप जानते हो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और जो पीलिया है इसमें क्या होता है, पीलिया यानी कि जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, इस वजह से पीलिया का जो है रोग हो जाता है, जॉइंडिस। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है कि हमें अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जॉइंडिस में क्या होता है, हमारा लिवर बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, तो इसमें हमें अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया जो है उसमें जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो आपका, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, जो बोन्स होती हैं वो छिद्रयुक्त हो जाती हैं। पोर्स, ऑस्टियो का मतलब हड्डी यानी कि बोन्स, और पोरोसिस का मतलब है पोर्स यानी कि छिद्र। तो हड्डियों में क्या होते हैं, पोर्स बनने लगते हैं, जिससे क्या हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी ही टूट सकती हैं यानी कि फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बड़ों में पाया जाता है यानी कि एडल्ट में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो भी सेम चीज है, लेकिन ये बच्चों में पाया जाता है, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है सेम सिम्टम्स आपके ऑस्टियोमलेशिया में भी होते हैं, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट में पाया जाता है। तो ये जो ऑस्टियोमलेशिया है ये आपका कैल्शियम की कमी की वजह से है, जबकि यहाँ पर अधिकता पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर 50 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट हमारे। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर ये मैं ध्यान मत दीजिएगा नंबरिंग का, क्वेश्चन नंबरिंग का, क्योंकि ये दूसरा पीडीएफ है, इस वजह से हम यहाँ पर नंबरिंग एक से स्टार्ट हुई है। ओके, चलिए तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विकासशील देशों की समस्या है। ठीक है, एक विकासशील देशों की समस्या है, या फिर विकसित देशों की समस्या, या फिर भारत की समस्या है, या फिर संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो चूंकि पर्यावरण प्रदूषण, तो इसकी समस्या जो है हमारे पूरे विश्व की यानी कि संपूर्ण जो है विश्व की समस्या है, ना कि सिर्फ किसी एक देश की समस्या है। ठीक है, अब आता है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, या फिर ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, ये यहाँ पर बढ़ाना लिखा हुआ है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, या फिर ओजोन के प्रभाव को कम करना। ओके, ये आप देख सकते हो बढ़ाना लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर जो राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य पूछा गया है, तो वो है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ओके, अब जो हमारा वायुमंडल है उसमें हमारा सबसे अधिक जो मौजूद होता है गैस, उसमें आपका है नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आपको वो भी दिखा देती हूँ, पिक्चर दिखा देती हूँ, जिसमें कि आपको जो वायुमंडल में कितना परसेंटेज कौन सी गैस होती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। कहाँ चला गया? तो ये है, आप देख सकते हो
ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इसमें आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन जो है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियॉन 0.002, हीलियम 0.0005, क्रिप्टॉन 0.001 और जीनॉन 0.00009, हाइड्रोजन 0.00005। तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो किसका है, नाइट्रोजन का। तो आपके वायुमंडल में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे वायुमंडल में परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि किस गैस का कितना परसेंट है। तो चूंकि जो 4 मुख्य गैसें हैं हमारे वायुमंडल की, एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑर्गन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ही अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं और सारे बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो सबसे कम मात्रा में जो पाया जा रहा है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो है यहां पर और सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और जो ये नाइट्रोजन गैस का है ना, जो हमारा एरोप्लेन है उड़ता है, आसमान में उड़ रहा है, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि हस्तलेख समस्या को क्या कहते हैं। हस्तलेख का मतलब है राइटिंग डिसएबिलिटी। सुना होगा आपने, आपको पता भी होगा। राइटिंग डिसएबिलिटी को क्या कहते हैं? अप्रैक्सिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, डिस्प्रोसिडी बोलते हैं, या फिर ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो है हस्तलेख समस्या यानी कि राइटिंग डिसेबिलिटी किस में होती है? डिस्ग्राफिया में होती है। ठीक है, ये लेखन संबंधी विकार कहा जाता है इसको। और जो अप्रैक्सिया होती है, एक अप्रैक्सिया होती है और एक डिस्प्रैक्सिया होती है, दो होते हैं, अप्रैक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। तो ये दोनों ही जो होते हैं आपके, वो आपके चित्रांकन संबंधी विकार होते हैं, यानी कि लेखन भी होता है लेकिन मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी, चित्रांकन एवं लेखन संबंधी विकार होता है ये। ठीक है, तो मुख्य रूप से चित्रांकन यानी कि आर्ट से संबंधित विकार होता है। और अच्छा, जो ये अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया का मतलब जहां पर डिस लगा हुआ है, डी का मतलब होता है कम, और आ का मतलब है, अप्रैक्सिया का मतलब है बिल्कुल ही नहीं। यानी डिस्प्रैक्सिया का मतलब है जो चित्रांकन और लेखन संबंधी विकार है वो जो है उसमें कमी है, मतलब वो चित्र तो बना ले रहा है और लेखन भी कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, उसमें कमी है। ठीक है, प्रॉब्लम है। लेकिन अप्रैक्सिया में है कि वो बिल्कुल ही चित्रांकन नहीं कर पा रहा है या फिर लेखन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डिस्ग्राफिया इसी तरीके से एग्राफिया भी होता है। और ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म जो है, अच्छा इससे पहले और बात कर लेते हैं। एक तो आपका डिस्ग्राफिया हो गया, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया हो गया। ठीक है, डिस्ग्राफिया आपको पता ही चल गया, लेखन संबंधी हो गया, ये चित्रांकन संबंधी हो गया। एक होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया है ये आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, अगर आपने तारे जमीन पर, एक मूवी जो आई थी आमिर खान की, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा डिसलेक्सिया का जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी विकार होता है, यानी कि पठन संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार यानी कि डिसेबिलिटी होती है, वो पढ़ नहीं पाता। जैसे कि अब बी है तो बी को डी पढ़ लेगा, बी है तो बी को डी पढ़ लेगा, जो सिमिलर हैं थोड़ा सा उनको बी को डी, डी को बी पढ़ लेगा। या फिर जैसे वॉज है, ठीक है, तो उसको सौ पढ़ लेगा, उल्टा वॉज है तो इसको उल्टा यहां से। तो जो जैसे कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं उनमें कंफ्यूजन रहती है उनको, तो ये प्रॉब्लम होती है लेखन संबंधी, सॉरी पठन संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया में। ओके, इसके अलावा डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो जो डिसकैलकुलिया होता है ये मैथ संबंधी, मैथ यानी कि गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है, गणित से संबंधित, गणित कौशल से संबंधित विकार होता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया।
तो ये हो गया। अच्छा, एक और होता है, बता देती हूं मैं, जिसे बोलते हैं डिस्टेक्सिया भी बोलते हैं या फिर ADHD बोलते हैं। तो जो ADHD है उसमें क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो कहाँ मैं लिखूं, तो इसी को मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि किसके बारे में, ADHD। एक होता है ADHD जिसका की फुल फॉर्म है अटेंशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बता रही हूँ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, तो जो ADHD है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं ध्यानाभाव अतिक्रियाशीलता विकृति। ओके, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे, स्पेशली मुख्य रूप से बच्चों में होता है, बच्चों में क्या होता है, जो उनके आवेग होते हैं यानी कि इम्पल्सेस होते हैं, उसके नियंत्रण की समस्या होती है। ये इसमें क्या होता है, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और क्लास में क्या करते हैं, ये अनुशासनहीन रहते हैं और शिक्षण में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये सामान्य स्तर का जो ध्यान होता है, ध्यान आवेश तथा जो अतिक्रियाशीलता, ये इसमें होती है, यानी कि ये ध्यान नहीं दे पाते किसी भी चीज पर सामान्य रूप से, और अति बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ओके, और संवेगात्मक अगर इमोशनली मतलब देखा जाए तो ये जो है बहुत ही अनस्टेबल होते हैं जो बच्चे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, जो बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में क्या होता है, ये चीज अधिक पाया गया, यानी कि लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों में ये चीज ज्यादा देखी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की, इसमें तो इसमें क्या होता है, ये तो ना किसी काम में ना ही खेल में अपना ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। भूलने की समस्या बहुत ज्यादा इनको होती है और अपने हाथ पैर की उंगलियों को हमेशा चलाते रहते हैं। ओके, यानी कि अपने आप ये चलता रहता है, इनका व्यवहार भी जो है स्वचालित होता है, अपने आप होता रहता है, ठीक है। और अगर आप कुछ क्वेश्चन उनसे कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चन समाप्त होने से पहले ही वो आंसर कर देंगे और आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, बीच में काट देंगे। तो ये क्या है कि इसमें कुछ ऐसी बातें होती, और अगर बातचीत कर रहे हैं तो कहो तो बहुत ही लाउड हो जाएं, बहुत तीव्र आवाज में बात करने लगे, ओके, और हमेशा ये बेचैन रहते हैं। तो ये इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक। और चलिए, तो ये हो गया आपका ADHD। अब इसके बाद में एक ऑटिज्म है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑटिज्म क्या होता है, तो ऑटिज्म क्या है, ये भी एक मानसिक बीमारी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पेशली बच्चों में पाई जाती है। ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार बहुत ही अलग होता है, ठीक है, जैसे कि एक बात को बार बार वो दोहराते रहते हैं। और ये मुख्य रूप से आपका जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनमें देखा गया है। 1 से 5 साल के बच्चों में ये ज्यादा देखा गया है, ठीक है। और इनसे जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिसमें ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, स्वलीनता का मतलब यही है कि यानी कि खुद में ही वो रहते हैं, उन्हें और किसी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इनके सिम्टम्स की बात करें ऑटिज्म की, तो इसमें क्या होता है, एक तो मानसिक रूप से ये डिसेबल होते हैं और व्यक्ति को बोलने और सुनने में, यानी कि जिसको भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम है उसको बोलने में भी और सुनने में भी समस्या उत्पन्न होती है। और जो जिनको प्रॉब्लम है ये, उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। और अगर कुछ लोगों में जो ऑटिज्म रोग है अगर वो गंभीर रूप ले लेता है तो उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं, और जिनमें इसका प्रभाव कम होता है उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, ASD बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पहचानना हो कि अगर कोई बच्चा उसको ऑटिज्म है या फिर नहीं है, मान लीजिए कि बाई चांस कभी आपको लगता है कि हाँ कोई बच्चा बहुत थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा है, तो आपको कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे आप पहचान सकते हो कि हाँ उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। देखिए, एक तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको अकेले रहना पसंद नहीं होता है,
ठीक है, इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता है, तो ये समूह में भी खेलना पसंद नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये अकेले भी नहीं रह सकते हैं और समूह में भी ये नहीं खेलते हैं। ठीक है, और रोजाना ये एक ही तरीके का खेल खेलना पसंद करते रहते हैं। ठीक है, आप सॉरी, यहाँ पर जो हमने बताया इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर ये क्या होते हैं कि अकेले ही रहते हैं, क्योंकि इनको ग्रुप में खेलना पसंद नहीं होता है, तो ये अकेले अलग थलग ही रहते हैं लोगों से। ठीक है, और एक ही खेल को ये बार बार खेलते रहते हैं रोजाना, और जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और सामान्य बच्चे जैसे होते हैं तो उनकी तरह नहीं होते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कोई उनसे सवाल किया तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और एक ही बात को वो कई बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, और क्या जैसे अगर वो बात करते हैं, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, हम बात करते हैं तो हमारे हाथ हैं, उंगलियां हैं, तो वो चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिंबल के रूप में उनका यूज करते रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं करते हैं। इनमें भी क्या, जैसे कि आपका ADHD था, तो उसी तरीके से इसमें भी ये बहुत अधिक बेचैन रहते हैं और खुद को बहुत ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं ये भी। ठीक है, और कोई भी अगर ये काम करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं उस काम को। ओके, चलिए, तो ये हो गया ऑटिज्म की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, यानी कि इसको प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसे पूछा गया है जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, वो रोपित हुआ है किसके द्वारा? खंडों के द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों के द्वारा, या फिर पंचायती राज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायती राज द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि इसको किसने मतलब कि किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, किस विद्वान के द्वारा, तो जो इसके विद्वान हैं उनका नाम है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और इन्होंने ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि इसके प्रिंसिपल को प्रस्तुत किया। और ये कब किया है? 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज रूपी एक अभिनव प्रयोग का प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। और इसका उद्देश्य जो है आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप ग्राम सभा को प्रजातंत्र की इकाई के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था कि जो गांव हैं उनको, गांव में जो सभा होती है उसे ग्राम सभा बोलते हैं, तो उनको प्रजातंत्र की इकाई के रूप में विकसित करना। तो ये इनका उद्देश्य था महात्मा गांधी जी की तरफ, तो इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है? ठीक है, बचाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। इसमें ज्यादा कुछ बताना ही नहीं है, आप सभी जानते हो। फिर है NRHM का फुल नेम क्या है? NRHM, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रेड हेल्थ मिशन। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो बहुत सारे के जो है ये भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब जो NRHM है ये आपका 2005 में एक तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2005 में ये स्टार्ट हुआ है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, और इसके कुछ उद्देश्य भी थे।
जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, विशेष रूप से जो गरीब और कमजोर वर्ग के लिए, और सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय रूप में, ठीक है, एक कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और विकेंद्रित स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना करना। इसके अलावा पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे जो स्वास्थ्य निर्धारक हैं, उनकी एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य था। अब इनके कह सकते हैं जो टारगेट ग्रुप हैं वो कौन कौन से थे, जैसे कि नवजात बच्चे हैं, शिशु हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं, माताएं हैं और आम जनता, यानी कि न्यूनेटल चाइल्ड जो है वो, इन्फेंट चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्डहुड वाले बच्चे, और एडोलसेंस, मदर्स और आम जनता। और इसमें क्या है कि जो इसके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत के अंदर कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसके अंदर में आ जाते हैं, यानी कि जिन्हें कि आशा कार्यकर्ता बोलते हैं, वो आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में आ जाते हैं। फिर इसके अंदर जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां होती हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसी के अंतर्गत चलाया जाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसी के अंतर्गत चलाया जाता है, मां और शिशु स्वास्थ्य खंड, निःशुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा, जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः जीवित करके आयुष को मुख्य धारा में लाना, ये जो है इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। और जो मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी कि जो पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनको मजबूत बनाना और इनमें 30 से लेकर के 50 बेड का प्रावधान करना, ये इनकी विशेषता है और आप कह सकते हो उद्देश्य भी है ये करना, ठीक है। तो ये आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, या फिर तत्काल, या फिर अल्पकालीन, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, अचानक से कोई घटना अगर हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी मान लीजिए कहीं चोट लग गई है अचानक से, तो उस समय जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो क्या होती है, दीर्घकालीन होती है, या फिर निरुद्देश्य होती है, अल्पकालीन होती है, या फिर तत्काल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्काल। यानी कि भाई जब अचानक से कोई घटना हो गई है, चोट कहीं लग गई है, तो उस टाइम पर जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी वो तो तत्काल ही देनी होती है ना, अदरवाइज पता चलेगा जब तक डॉक्टर आएंगे, जब तक आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाओगे, तब तक बहुत सारा ब्लड निकल चुका हो, या फिर हो सकता है डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्काल में जो है चिकित्सा होती है कि आप दे करके रोगी को बचा सकते हो, ठीक है, ज्यादा लॉस होने से। फिर है समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति, ये किस टाइप के साधन हैं, यानी कि रिसोर्सेस कह सकते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी कि साधन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, 2 क्या हम 3 कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है और नॉन ह्यूमन, यानी कि मानवीय साधन होता है, और गैर मानवीय या फिर अमानवीय साधन होता है, और तीसरा जो होता है वो सार्वजनिक साधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। तो जो आगे समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति है वो किस टाइप के साधन है, भौतिक, मानवीय, कोई नहीं, या फिर सार्वजनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भौतिक साधन, क्योंकि ये मानवीय साधन तो है नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन जो समय है ये किसी किसी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर आपको जो समय होता है वैसे वो दोनों होता है, ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों ही साधन होता है। तो ये किसी साइंटिस्ट राइटर के अकॉर्डिंग ये दोनों माना गया है, और किसी किसी के अकॉर्डिंग ये जो है सिर्फ आपका गैर मानवीय साधन में आता है। 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, सॉरी,
चलिए, तो फिर मैं पूछ रही थी, बता रही थी कि जो समय होता है वो आपका जो है किन्हीं राइटर्स के या फिर साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर जो मतलब राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये आपका दोनों में आ जाता है और कहीं कहीं पर ये आपका मिल जाएगा जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आपका धन, वस्तुएं और संपत्ति ये तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं, तो ये इसी के साथ में आपका समय भी आ जाएगा। तो भौतिक साधन। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से ही है। मानव की ज्ञान व आवृत्तियां कहलाती हैं अमानवीय, मानवीय और या फिर ए और बी दोनों। तो ज्ञान और आवृत्तियां यानी कि ये मानव की हैं, तो इसमें आपका ये मानवीय साधन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है जो कि हमारे मनुष्य के अंदर में है। ठीक है, यानी कि उसका अपना ज्ञान हो गया, ठीक है, उसका अपना ज्ञान हो गया, नॉलेज है, तो ये जो है आपका जो उसकी आवृत्ति है, नॉलेज है, तो ये जो है उसी में आ जाएगा, मनुष्य का है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मनुष्य के अंदर जो नॉलेज है, उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता कह सकते हैं, और उसकी कुशलता यानी कि स्किल्स, उसकी कौशलता, कुशलता, तो ये सारी चीजें आपकी मानवीय साधन में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा संसाधन है जो हम सभी साझा तो करते हैं, हालांकि ये वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह होते। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा संसाधन है, रिसोर्स है जो कि हम सभी साझा करते हैं लेकिन जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। तो ये आप सभी का पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, समय, जिसके प्रति हम सभी लापरवाह होते हैं। फिर नेक्स्ट है विवाह है। विवाह क्या है, एक सार्वजनिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज है या फिर सार्वभौमिक समुदाय है। तो ये आपने सुना होगा कि मैरिज इज एन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो मैरिज है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सार्वभौमिक संस्था है। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब है कि जो मैरिज है, शादी है, विवाह है, वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक ही जाति में किया जाता है या फिर एक ही देश में किया जा रहा है या फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। ये हमारे पूरे यूनिवर्स में हर कोई शादी करता है, विवाह करता है। ठीक है, हर किसी के यहाँ ये होता है, तो ये इस तरीके से यूनिवर्सल हो गया। और जो यहाँ पर संस्था की बात की जा रही है, तो चूंकि हर जगह पर मैरिज कराने वाली संस्थाएं होती हैं जहां पर वो एक लड़के और लड़की को साथ में लेकर के आते हैं और उनकी शादी कराते हैं। ठीक है, तो हर जगह पर ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं, तो इसी वजह से इसको सार्वभौमिक संस्था कहते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर है बाल विवाह समाप्त करने का क्या उपाय है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाना, या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम हो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो चूंकि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय की बात करें तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। शिक्षा के द्वारा भी कर सकते हैं, दहेज पर प्रतिबंध भी लगाकर कर सकते हैं, और सही निर्णय लेने में सक्षम हो तब उससे भी बाल विवाह को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, देख सकते हो, देखभाल। ठीक है, और माता एवं, यहां पर शिशुओं नहीं, शिशुओं होना चाहिए। ओके, माता एवं शिशुओं की देखभाल या फिर उपर्युक्त सभी। तो चूंकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र यानी कि नेशनल फैमिली वेलफेयर सेंटर, तो यहाँ पर आपका परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग भी होती है, और प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल भी की जाती है, माता एवं शिशुओं की भी देखभाल की जाती है। तो ये सारी ही चीजें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहां पर है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ। ठीक है, इंडिया में पूछा जा रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो कब स्टार्ट हुई।
1950 में या फिर 52 में या फिर 55 में या फिर 53 में। ठीक है, तो परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग ये स्टार्ट हुआ है 1952 में, यानी कि 1952 में। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी इंडिया जो है वो पहली ऐसी कंट्री है कि जहां पर जो है फैमिली प्लानिंग 1952 से स्टार्ट किया गया, यानी कि सबसे पहली कंट्री हमारा इंडिया ही है जिसने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया। ओके, फिर आते हैं जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार या फिर पितृवंशीय परिवार। ठीक है, तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रसव का परिवार। और इसको ये भी कहा जाता है फैमिली ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं फैमिली ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में ये भी कहा जाता है फैमिली ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर प्रसव का परिवार, जहां पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि डिलीवरी के माध्यम से व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसे, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे प्रसव का परिवार कहा जाता है। फिर 16 क्वेश्चन है कि किस प्रकार के खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो ये आप सभी को पता है, ये नाम से ही पता चल जाता है कि बचत नहीं, सेविंग नहीं होगा, चालू यानी कि करंट भी नहीं होगा, आवर्ती रिकरेंट भी नहीं होगा, सावधि जमा खाता, नाम से ही पता जा रहा है कि धनराशि एक निश्चित अवधि यानी कि सावधि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। फिर बैंक खातों का प्रकार है बचत खाता, आवर्ती, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या फिर सभी। तो ये सभी आ जाएंगे आपके, बैंक खाते सभी हैं ये। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय यानी कि धन संबंधी संस्था नहीं है? बैंक भी है, LIC भी है, सहकारी समिति भी है, लेकिन एक उधार देने वाला, यहां पर संस्था पूछा है। ठीक है, तो उधार देने वाला वो तो व्यक्ति है, तो वो संस्था नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। फिर है वसा की मात्रा किस स्थिति में कब देनी चाहिए? तो कब हटा दीजिए, वसा की मात्रा किस स्थिति में देनी चाहिए? ठीक है, देने की बात कर रहा है, तो हृदय संबंधी रोग में तो नहीं दी जाएगी, मधुमेह में भी नहीं दी जाएगी, और सुपोषण में क्या है कि आप जो है बहुत अधिक मात्रा नहीं दोगे, एक लिमिटेड अमाउंट में यानी कि बैलेंस्ड अमाउंट में आप दोगे अगर सुपोषण की हालत में है तो। ठीक है, और यहाँ पर कहने का मतलब जो क्वेश्चन है उस यहाँ का मतलब है कि अधिक देने का मतलब है, तो वो आएगा आपका कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन में वसा की मात्रा अधिक दी जाती है। फिर है विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल या फिर कैलोरीमेट्री। तो इसका आंसर होगा आधारभूत उपापचय। ठीक है, यानी कि इसे BMR यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो होता है जब आप आराम कर रहे होते, यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब आप आराम कर रहे हो तो उस टाइम पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा, वो है आपका आधारभूत उपापचय यानी कि BMR। चलिए फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर ये पसंद आया हो और जितने भी मेरे वीडियोस जो अभी हम शेयर कर रहे हैं अगर वो पसंद आए हैं तो लाइक जरूर करिए, यानी कि आप देख रहे हो तो उसको लाइक जरूर करिए अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, और साथ साथ में सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।